हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स का टॉपिक। तो फटाफट से शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, फिर उसके न्यूमेरिकल्स। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, मान लिया सबसे पहले तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास में मान लिया कि मैंने ये ए लिखा, अब मुझे क्या लिखना है, इस ए को वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो अगर आप किसी भी लेटर के ऊपर क्या लगा देते हो, इस तरीके से एरो लगा देते हो, तो वो क्या बन जाता है, आपका वेक्टर बन जाता है। ठीक है, अगर किसी भी लेटर के ऊपर आप एरो लगा देते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या बन गया, आपका वेक्टर बन गया। अब यहां पर देखो, अगर किसी लेटर के ऊपर इस तरीके से कैप बनी हुई हो तो ये कहलाता है आपका यूनिट वेक्टर। ये क्या कहलाता है, आपका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन को। ठीक है, अब आपके पास में अगर सिंपल लेटर लिखा हुआ है, कोई कैप नहीं है, कोई एरो नहीं है, इसका मतलब है यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जो आप नंबर्स पढ़ते हो ना, किसी चीज को ऐड करके मान लिया 5 आया, 6 आया, मतलब कोई भी जब नंबर आता है तो वो क्या कहलाता है, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड। मैथ्स में हम जितनी भी वैल्यूज पढ़ते हैं सब मैग्नीट्यूड ही तो पढ़ते हैं हम। ठीक है, हमारे पास में तो मैग्नीट्यूड को आपको इस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, या फिर अगर किसी लेटर के ऊपर एरो लगा हुआ हो, उसको इस तरीके से दो आपके पास में स्ट्रेट लाइंस के बीच में रखा गया हो, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर आपको किसी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होती है, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय में मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपके पास में, अरे हाँ देखो, पहले इसको ऐसे लिखो, ऐसे नहीं। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये बराबर होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आपका वेक्टर किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, आपके पास में तो वेक्टर किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और अगर वो आपसे डायरेक्शन पूछ ले तो हमें यानी ए वेक्टर निकालना है, तो क्या चला जाएगा आपके पास में, ए यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय में मैग्नीट्यूड। ये होता है वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, आगे चले। अब देखो हमारे पास में क्या है, आगे चलते हैं। ये तो आपने बेसिक पढ़ लिया। अब देखो, यानी हम आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मान लिया कि आपके पास में क्या है, कोई दो वेक्टर्स हैं हमारे पास में। सपोज एक वेक्टर था ए और एक वेक्टर था आपका बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। मान लिया ठीक है कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं आपके पास में और उनको आपको ऐड करना है। वेक्टर्स कौन से होंगी, जितनी भी आपके वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, आपके पास में डिस्प्लेसमेंट होगी, ये क्या है, सबकी सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो आपके पास में क्या कर सकते हो, इस तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं। मान लिया कि ए वेक्टर आपको दे रखा है कि कुछ न्यूटन की फोर्स है। सपोज एक वेक्टर है आपके पास, यानी एक फोर्स लग रही थी आपके पास में 5 न्यूटन की और दूसरी फोर्स लग रही थी 7 न्यूटन की। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट निकालना है। अगर दोनों की दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन के अंदर लग रही होंगी तो ये वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, और इसको हम किस में रख देंगे, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, यानी कि यहां से क्या निकल कर आएगा आपके पास में, ये देखो, मैंने 5 न्यूटन, मैंने 7 न्यूटन लिखा हुआ है, मैंने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। मैंने ये नहीं लिखा कि 5 न्यूटन फोर्स आपकी एक्स एक्सिस में लग रही है, 7 न्यूटन फोर्स आपकी वाई एक्सिस में लिख रही है, मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। मेरे को तो क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। मान लिया तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। cos थीटा क्या है, यहाँ पर जो भी ए और बी के बीच में क्या बन रहा है, आपका एंगल बन रहा है। अगर ये फोर्सेस आपकी अपोजिट डायरेक्शन में लगती तो यानी वेक्टर्स को आपको क्या करना है, मान लिया माइनस करना है। ये मैंने फोर्स का तो एक एग्जांपल लेकर दिखाया है, कुछ और भी हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर माइनस का 2ab cos थीटा।
ठीक है, जब एडिशन ऑफ वेक्टर होती है तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, और जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होती है तो क्या आता है यहाँ पर माइनस का साइन। ठीक है, यहां तक की बात। अब यहां से एक चीज और देखो, अगर क्या है आपके पास में कंडीशन है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है, आपके पास में क्या है, जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इनका भी एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। जैसे अगर आप एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे हो और दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो मान लिया मैंने ये मान लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने से जो आपके पास में नेट जो आपके पास में वेक्टर निकल कर आएगा वो आएगा सी वेक्टर। ठीक है, यानी इनसे जो नेट निकल कर आएगा आपके पास में उसको मैंने सी वेक्टर मान लिया। ठीक है, दोनों वेक्टर ऐड हो गए और जो नेट रिजल्टेंट होगा मान लिया वो सी वेक्टर हो गया। तो अगर आपके पास में मैग्नीट्यूड बराबर है तो इस सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है 2a cos थीटा बाय 2 के बराबर। ठीक है, कब आती है ये वैल्यू, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर, यानी जब आप ए वेक्टर को बी वेक्टर के अंदर ऐड करते हो। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहे हो तो ये वैल्यू आती है 2a sin थीटा बाय 2 के बराबर। किसके अंदर, जब आप वेक्टर्स को क्या कर रहे होते हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर हैं तो इनके दो आपके पास में केसेस और आ जाएंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर वेक्टर अलग अलग है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर तो एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर फॉर्मूला बन जाता है 2a cos थीटा बाय 2 और माइनस के अंदर क्या बन जाता है 2a sin थीटा बाय 2। चाहे तो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट हमें तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं देखनी ना, हमें तो न्यूमेरिकल के हिसाब से देखना है। कहोगे तो मैं उसे भी करा दूंगी डेरिवेशन भी। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, या उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। अब आपके पास में जो वेक्टर्स होते हैं ना, इनके साथ में एक चीज और पढ़ी जाती है, वो होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लिया एक ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था, आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो बीच में हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब एक होता है आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आगे यूज होने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जब आप a डॉट बी वेक्टर को सॉल्व करते हो तो ये आपका आता है ए बी कॉस थीटा के बराबर, और जब आप a क्रॉस बी वेक्टर को सॉल्व करते हो तो ये होता है आपका ए बी साइन थीटा के बराबर। यहां तक की बात क्लियर होगी। ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट और ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर ए वेक्टर, ठीक है, यहां तक की बात होगी आपके पास में। अगर वो कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये बोले ना कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कुछ निकालना है, तो हमेशा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ में। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या ले लें हम, एक सेकेंड अभी लेते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर क्या है आपके पास में, इफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं, सी वेक्टर बना रहे हैं आपके पास में, और ए वेक्टर बी के बराबर है और बी वेक्टर यानी ए बी और सी वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है आपके पास में। तो ये बोलता है क्या एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। ये आपका क्वेश्चन था। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, यहाँ पे सी वेक्टर है, क्या कर दो, बोथ साइड ना स्क्वेयरिंग कर दो। बोथ साइड हमने स्क्वेयरिंग कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में
2a वेक्टर मल्टीप्लाई में b वेक्टर इंटू में cos थीटा। ठीक है, वेक्टर को पूरा इस तरीके से लिखना, मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे लिखा हुआ है, और ये किसके बराबर होता है आपके पास में, c वेक्टर के स्क्वायर के बराबर। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हम आगे की साइड चलते हैं। उसने बोला a b और c सबका तो मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, a की जगह पे तो a था ही, b की जगह पे भी मैंने a लिख दिया, और यहाँ क्या हो गया होगा, a b की जगह पे मैंने a लिख दिया, तो 2a स्क्वायर cos थीटा, और किसके बराबर आ गया होगा, c के, अच्छा c भी तो a के बराबर है, तो यहाँ पे भी मैंने a स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर इंटू में cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्या करो, यहां से 2a स्क्वायर को आप कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस में cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर से a स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो अपना क्या आ गया 2 इंटू में 1 प्लस में cos थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। किसी भी चीज को काटते हैं तो 1 बचता है ना हमारे पास में। इस 2 को आप नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस में cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और मैं यहां से 1 को भी उधर ले जाऊं तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास में माइनस का 1/2, एलसीएम ले देंगे। अब देखो cos थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2 तो हमें बाद में देखेंगे, पहले cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, हम पढ़ते हैं ना कि हाँ 60 डिग्री पर क्या होता है, cos 60 होता है 1/2 के बराबर। अब cos 60 को हम कैसे लिखते हैं, cos 60 को हम π/3 लिखते हैं ना, किसको, किसी भी 60 डिग्री को कैसे लिखा जाता है, π/6 हम लिखते हैं। अब यहाँ तो माइनस बाई 1/2 वैल्यू है, तो cos थीटा की वैल्यू इसका मतलब क्या है, माइनस का π/3 है। ठीक है, अब जब आपको इस माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करना है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम चेंज करते हैं। ठीक है, उस वाले रूल से हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, cos थीटा के अंदर हम क्या कर देंगे, पाई में से मैंने π/3 को माइनस कर दिया, क्योंकि जब cos पाई जब होता है ना, यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पे आगे का थीटा आपका चेंज, मतलब कि आगे का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास में 2π/3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में कि a और b वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 2π/3। नीचे विजिबल हो रहा है, यहां पर मैं उधर लिख देती हूं। ठीक है, यहां से हमने क्या करा, cos थीटा को हमने करा पाई माइनस π/3, और ये आंसर कितना आ गया 2π/3, यानी इनके बीच में एंगल कितना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 2π/3। ठीक है, हम एक वीडियो में ये भी देख लेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको। ठीक है, आगे चलते हैं, डस्टर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया अपना वेक्टर का। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि अभी करेंगे बस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि ये बोलता है आपके पास में कि अगर, क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर आपके पास में जो ए वेक्टर है, इफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई में बी वेक्टर आपके पास में, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, और आपके पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, -ab के बराबर है, तो आपको एंगल निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। आपको क्या निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि ए बी साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास में 0। आगे चलते हैं, अब आपके पास में क्या है, जब मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलूंगी तो ए बी कॉस थीटा किसके बराबर है, माइनस ए बी के बराबर, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यानी कॉस थीटा कितने के बराबर आ गया, -1 के बराबर। अब कॉस थीटा -1 होता है 180 डिग्री पर। ठीक है, तो कॉस थीटा -1 कितने पर होगा आपका 180 डिग्री पर, और 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई भी लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, यहां तक की बात क्लियर होगी। अब यहां पर देखो ए बी साइन थीटा किसके बराबर था हमारे पास में, 0 के बराबर था।
तो यहां पर हम क्या देखेंगे, अब देखो a और b की वैल्यू तो कभी भी जीरो हो नहीं सकती, वेक्टर्स की वैल्यू तो जीरो नहीं लेंगे। ये जीरो किसकी वजह से आया होगा, साइन थीटा की वजह से आया होगा। तो अब देखो साइन थीटा कब कब जीरो होता है, एक तो साइन थीटा आपका 0 डिग्री पर जीरो होता है और एक 180 डिग्री पर क्या होता है आपका साइन थीटा जीरो होता है। ठीक है, यहां में कुछ दिया तो था नहीं, हमें तो अंदाजा लगा के देखना पड़ेगा। तो कभी भी वेक्टर्स की वैल्यू तो जीरो होगी नहीं, यहाँ पर साइन थीटा की वजह से जीरो आया होगा और उससे ये मल्टीप्लाई होकर नेट जीरो हो गया होगा। जीरो तो जीरो होता है, 180 को हम पाई लिखते हैं, तो देखो दोनों में कौन सा एंगल आया आपके पास में, पाई कॉमन। तो इसका मतलब क्या है कि a और b वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल है आपके पास में, 180 डिग्री का एंगल है आपके पास में, यानी कि पाई एंगल है। ठीक है हमारे पास में। तो एक क्वेश्चन आपने इस वाले टाइप का देखा, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं, हम आगे क्वेश्चन को और लेकर चलते हैं, या इससे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं और डॉट प्रोडक्ट को, एक ही क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने हमको क्या दे रखा है कि आपके पास में a वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i कैप प्लस में 2j कैप माइनस का k कैप, और b वेक्टर की आपको वैल्यू दे रखी है माइनस का i कैप प्लस में j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, आपको क्या निकालना है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालकर बताना है। आपको क्या करना है, a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो i कैप है ये रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस की डायरेक्शन को, j कैप रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस की डायरेक्शन को, और k कैप रिप्रेजेंट करता है z एक्सिस की डायरेक्शन को। अब देखो हम दो टाइप के प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो किन्हीं दो वेक्टर्स का जो इस फॉर्म के अंदर दे रखे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j के साथ में और k वाला k के साथ में मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वहां पर i वाला कभी i के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होता, वो क्या होगा, दूसरों के साथ में मल्टीप्लाई होगा। कैसे वो भी बताऊंगी। पहले यहां पर देखो, जैसे मैंने क्या निकाल लिया, पहले मैं a और b वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूं। ठीक है, अब आपको a और b वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा जो भी आपके पास में देखो i, j और k तो डायरेक्शन बता रहे हैं, इनके आगे जो भी नंबर्स दे रखा है ना उनका हमें स्क्वायर करना होता है। ठीक है, जैसे देखो i कैप है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो कितना होगा आपके पास में 1, तो मैंने कर दिया 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें तो रिजल्टेंट निकालना है ना। तो हम कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, जब तीनों एक्सिस के अंदर होता है, x की जो वैल्यू हो उसका स्क्वायर, y की वैल्यू का स्क्वायर प्लस में z की वैल्यू का स्क्वायर। तो जो इनके आगे लिखी होती है वो होती है x, y एंड z की वैल्यू। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 है। तो देखो a वेक्टर के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ i कैप के आगे, यानी x की वैल्यू 1 होगी, y के आगे 2 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, z के आगे -1 लिखा हुआ है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, सॉरी k के आगे -1 है आपके पास में, कुछ भी नहीं है यानी -1 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a वेक्टर की वैल्यू आ गई 1 प्लस में 4 प्लस में 1, यानी कि √6 तो क्या है आपके पास में, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्या है आपके पास में, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे, एरो लगा के, और दो आपके पास में साइड में स्ट्रेट लाइंस आएंगी, तो यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या है आपके पास में, √6। ऐसे ही मैं b वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो देखो x के आगे क्या है, मतलब i कैप के आगे क्या है, -1, तो ये किसकी वैल्यू होगी आपकी x एक्सिस की, y के आगे है +1 तो मैंने पुट कर दिया +1, z के आगे है -2 तो यहां पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 प्लस में 4, तो यहां पर भी क्या आ गया आपका √6, यानी a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास में, √6 है। ठीक है, यहां तक की बात। अब आगे देखते हैं, मैं इनको साइड में लिख लेती हूं जरा कि भाई a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया है हमारे पास में, √6 आया है। आगे सॉल्व करें इसको। ये आप ना जब एक दो बार कर लोगे ना तब इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लगेगा, ये तो मैं खोल के करा रही हूं ना इसलिए लग रहा है। अब हम चलते हैं आगे। अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट खोलना होता तो इसको मैं कैसे खोल देती, ए बी कॉस थीटा करके मैं यहाँ पर खोल देती। मुझे ए वेक्टर की वैल्यू पता चल गई, बी वेक्टर की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, कॉस थीटा की मुझे क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो, अरे हाँ एक चीज और दे रखी है, मैंने इस क्वेश्चन लिखना भूल गई, अभी देखा है मैंने कि क्या है आपके पास में, हाँ कि जो ये ए वेक्टर है ना,
ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 3 यूनिट। ठीक है, तो ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 यूनिट्स, यानी क्वेश्चन के अंदर इतनी चीजें आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो अगर आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है तो आप इस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे। ए और बी का भी हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और यहां से हम cos थीटा निकाल सकते हैं। कितनी थी इसकी वैल्यू, 3 थी। ए की वैल्यू थी √6, बी की वैल्यू भी √6 इंटू में cos थीटा। जब 2 रूट मल्टीप्लाई होंगे तो खाली 6 बच जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू में cos थीटा, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, cos थीटा की। cos थीटा कितने पर 1/2 होता है आपके पास में, 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, π/3। तो एंगल तो आपको पता चल गया। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, आगे की साइड चले, यानी एक क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया आपका 3rd नंबर वाला क्वेश्चन। ये चीज तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही थी एक्स्ट्रा, ये चीज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डॉट प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी होती तो फिर वो अलग तरीके से जाता। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इस टाइप का। क्या है उस क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, वो भी यूनिट वेक्टर निकालना है आपके। हमें क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर हो। तो टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है। और आपके पास में ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमको 3i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप, और बी वेक्टर की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, अब देखो मैंने पीछे आपको बताया था कि जो आपके पास में वेक्टर होता है वो किसके प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। ये मैंने वेक्टर लिख दिया, वेक्टर बराबर था किसके, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से क्या निकल जाएगा, आपका यूनिट वेक्टर निकल जाता है। अब देखो यहाँ पर, ये तो मैंने जनरल फॉर्म बता दी, ए की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, जब भी मैंने बोला था परपेंडिकुलर होता हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे आप आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से। आप सबसे पहले लिखोगे आई कैप, फिर ब्रैकेट खुलेगा आपका। अब जो आई वाले हैं ना उनको छोड़ दो, बाकी के देखो जे और के वालों को। अगर यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं होती, मैं इसको थोड़ा सा और खोल कर लिख देती हूँ कि ए वेक्टर के आगे यहाँ है 3i कैप, जे के आगे कुछ भी नहीं है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में 1 होगा। ये है आपके पास में 2k कैप, नीचे वाले में तो लिखा ही हुआ है, या ऊपर ही यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसके आगे क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, इसको छोड़ना है। अब देखो यहाँ क्या है आपके पास में, या इस तरीके से लिख लो, जो जे और के है ना इनको छोड़ के वैल्यू लिख दो। क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, मैंने लिख दिया। आगे माइनस का साइन लगा के आपको लिखना होता है जे कैप। अब क्या करो, जे वाली लाइन छोड़ दो और बाकी को लिख दो। क्या है, 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, और इधर क्या आपके पास में 4 है। अब चलो के कैप के ऊपर, मैं यहाँ पे आ गई के कैप के ऊपर, कुछ देर के लिए मैं इसको रफ कर दूं यहाँ से। तो अब देखो के वाली लाइन छोड़ दो, बाकियों को लिखो 3 2 1 और माइनस का 2। क्या है, 3 2 1 और माइनस का 2। अब ध्यान से देखो कि क्या होगा, आपको क्या करना है, आई कैप लिखना है, ऊपर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, यानी इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को 4 से करोगे तो 4 आ गया। एक बार करोगे आप ऊपर से नीचे की साइड मल्टीप्लाई, फिर बीच में क्या करना होता है, माइनस का साइन लगता है। एक बार आपने ऐसे मल्टीप्लाई करी ना, अब यहां नीचे से ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करोगे, पहले ऊपर से नीचे की साइड, फिर नीचे से ऊपर की साइड। 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपके पास में। अच्छा नहीं, माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर नीचे से ऊपर, फिर माइनस का साइन था जे कैप, फिर से करो, 3 को करना है 4 के साथ में, यानी कि 12। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 मिनट यार, माइनस का साइन आना चाहिए, माइनस का साइन आएगा भाई आपका। ठीक है, यहां क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब देखो 3 4 12 हो गया। अब नीचे से ऊपर की साइड जाना है, बीच में लगाएंगे पहले माइनस का साइन, और फिर क्या हो जाएगा आपका 4।
फिर देखो k कैप आपके पास में, यहां पर भी क्या करेंगे, पहले 3 को -2 से करेंगे तो माइनस का 6, फिर माइनस का साइन लगाना होता है। अब नीचे से ऊपर की साइड करो, यानी 2 को 1 से करो तो कितना आ गया आपके पास में 2। अब सॉल्व कर दो, 4 4 तो 0 हो गया, यानी i कैप तो हो गया आपका 0, माइनस का j कैप। बस ध्यान रखना कि यहां पर क्या होता है, सिर्फ आगे माइनस का j कैप आता है, बाकी दोनों प्लस के चलते हैं। जब ऊपर से नीचे की साइड मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का रहेगा, जब नीचे से ऊपर की साइड करेंगे तो बीच में आएगा माइनस का साइन। यहां कितना हो जाएगा आपके पास में 8, और वहां कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का 8। तो यानी कि आपका नेट आंसर यहां से क्या निकल कर आ गया, माइनस का 8 जे कैप, प्लस में नहीं, फिर से क्या आ जाएगा माइनस का 8 के कैप। ये क्या निकल कर आ गया आपके पास में a क्रॉस b वेक्टर निकल कर आ गया, क्या, माइनस का 8 जे कैप माइनस में 8 के कैप। अब आगे की साइड चले हम यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, इसका एक तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, या इधर बता दूं तो देखो क्या निकल कर आया आपके पास में। सबसे पहले तो नेट वेक्टर ये निकल कर आया माइनस का 8 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म आ गई, यानी वाले नेट रिजल्टेंट आपका सी वेक्टर मान लेते हैं, तो सी वेक्टर आ गया जो कि ए और बी वेक्टर से निकला होगा। जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर और फिर से बीच में प्लस का साइन और -8 का होल स्क्वायर जैसे पहले निकाला था, तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस में 64। बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, या फिर सीधा ऐसे याद कर लो, ये क्या है आपके पास में 8 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, माइनस का 8 था तो बाद में प्लस हो जाएगा ना। यहां से एक 8 आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस में 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 8√2 हो गई। ठीक है, 8 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो 1 प्लस में 1 बच गया होगा, और ये स्क्वायर से बाहर आते सिंपल 8 में कन्वर्ट हो गया होगा। अब आगे की साइड देखो, अब आपको क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर निकालना था। ठीक है, 3-4 बार ट्राई करोगे तो क्वेश्चन इतने लंबे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो हम यहां से क्या करते हैं, जब सी वेक्टर क्या यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ऊपर आएगा सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर किसके बराबर है, माइनस का 8 जे कैप, या फिर क्या करो यहां से भी आप माइनस का 8 कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर बच जाएगा जे कैप प्लस में के कैप, नीचे क्या था 8√2, तो 8 से 8 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस, फिर अंदर ले जाओ चाहे, -8 कैप माइनस जे कैप अपॉन में √2। क्या आ गया आपका, यानी वो वेक्टर जो कि क्या है आपका परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। तो यहीं पर ही हमारे हो जाते हैं वेक्टर्स के क्वेश्चन एंड। इससे बाहर वेक्टर्स के क्वेश्चन नहीं पूछता आपके पास में। तो ये हमने वेक्टर्स के क्वेश्चन देख लिए, 3-4 बार ट्राई करोगे तो इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं लगेंगे। ये तो सिर्फ हम खोल कर रहे थे ना, इसलिए लग रहा था। ठीक है, तो इस पार्ट को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। ठीक है।